हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका एनीमे की इस दुनिया में। तो इसमें हम फुल टाइम मैजिस्टर के सीजन 7 के एपिसोड 4 को एक्सप्लेन करेंगे। तो इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि 19वीं रैंक पर पहुंचने के बाद मो फैन को 5 दिनों के लिए 3 स्टेप पैगोडा में खेती करने का मौका दिया गया। 5 दिनों के दौरान मो फैन पूरी तरह से अपने लाइटनिंग नेबुला की खेती पर केंद्रित था। 3 स्टेप पैगोडा की तीसरी मंजिल में प्रवेश करने के बाद मो फैन मुश्किल से 2 दिन तक टिक पाया। ध्यान करने के लिए लाइटनिंग एलिमेंट को अवशोषित करने के बाद उसने आखिरकार अपने लाइटनिंग नेबुला को तीसरे स्तर तक सुधार लिया था। शेष 3 दिनों के लिए मो फैन अपनी छाया तत्व की खेती में व्यस्त था। उनका शैडो एलिमेंट काफी समय तक बना रहा। इससे उन्हें निराशा नहीं हुई, क्योंकि मो फैन के 5वें दिन के खत्म होने से पहले यह दूसरे स्तर तक सफलतापूर्वक सुधर गया था। इस बारे में बात करते हुए, अगर यह तथ्य न होता कि राक्षसीकरण के कारण उसकी साधना एक स्तर गिर गई थी, तो मो फैन फायर रैंकिंग में शीर्ष 20 छात्रों से इतना पीछे नहीं होता। वह पहले ही अपने सभी 4 तत्वों के तीसरे स्तर पर पहुंच चुका था। मो फैन के पास बहुत से तत्व थे, इसलिए उसे बहुत से तत्वों की साधना करनी थी। शीर्ष पर रैंक किए गए अन्य छात्रों के लिए उन्होंने कई बार 3 चरण वाले पगोड़ा में प्रवेश किया था और अब हर बार बहुत अधिक लाभ नहीं उठा सकते थे। हालांकि मो फैन ने एक अलग तत्व की साधना की। उदाहरण के लिए, तीसरे स्तर पर अग्नि तत्व का उतना स्पष्ट प्रभाव नहीं था जितना कि जब उसने पहली बार कदम रखा था। हालांकि छाया तत्व और सम्मन तत्व दोनों ही पहली बार थे, इसलिए उनके सुधार काफी महत्वपूर्ण थे। इसलिए मोफान अपनी रैंकिंग बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहा था। उसकी रैंकिंग जितनी ज्यादा होगी, उसे 3 स्टेप पैगोडा में उतना ही ज्यादा समय साधना करनी होगी। तभी चारों तत्व एक साथ आगे बढ़ पाएंगे। एक बार जब समनिंग तत्व दूसरे स्तर पर पहुंच जाएगा, तो फ्लेम बेले की वृद्धि दर 4 गुना बढ़ जाएगी। मो फैन के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण था। अगर लिटिल फ्लेमबेले जल्द ही किशोरावस्था में पहुंच जाती, तो उसके पास मूल रूप से कमांडर स्तर का अनुबंधित जानवर होता। बिजली तत्व पहले से ही तीसरे स्तर पर था, जबकि छाया तत्व दूसरे स्तर पर था। अगली बार जब वह 3 स्टेप पैगोडा में प्रवेश करेगा, तो मोफान अपनी बुलाने की क्षमता को दूसरे स्तर तक बढ़ा लेगा। 3 स्टेप पैगोडा से बाहर आने के बाद मोफन बहुत अच्छे मूड में थे। वह एक जादूगर था जो अक्सर प्रशिक्षण के लिए बाहर जाता था, और वह एक ऐसा जादूगर भी था जो वास्तविक युद्धों के लिए इनाम स्वीकार करने को तैयार था। जादूगरों के विपरीत, जो अपना अधिकांश समय स्कूल में साधना में बिताते थे, 3 स्टेप पैगोडा में प्रवेश करने से उसे जो लाभ प्राप्त हुए वे असाधारण थे। यह उन लोगों के समान था जो मार्शल आर्ट का अभ्यास करते थे। 3 स्टेप पैगोडा औषधीय शराब में भीगे हुए जैसा था। यह सच था कि औषधीय शराब में भिगोने से व्यक्ति के शरीर में सुधार हो सकता था, लेकिन यह उस क्षमता के कहीं करीब नहीं था जो महान युद्धों के बाद औषधीय शराब में भिगोने से उत्तेजित हो सकती थी। इसलिए जब भी मोफन 3 स्टेप पैगोडा में प्रवेश करता, तो उसकी साधना मूल रूप से बेहतर हो जाती। उसकी बिजली और आग पहले ही तीसरे स्तर पर पहुंच चुकी थी। यह गारंटी थी कि मोफान उन छात्रों को चुनौती देने में सक्षम होगा जो शीर्ष पर रैंक किए गए थे। मोफान का अगला कदम दूसरे स्तर पर अपनी बुलाने की क्षमता में सुधार करना था। समनिंग एलिमेंट उन एलिमेंट्स में से एक था जिस पर मोफन शायद ही कभी गया हो। अगर वह अपने समनिंग एलिमेंट को दूसरे लेवल तक सुधारना चाहता था, तो उसे 3 स्टेप पैगोडा में कम से कम 7 दिन बिताने होंगे। जिन लोगों को 3 चरण वाले पैगोडा में 7 दिनों तक साधना करने की अनुमति दी गई, वे निश्चित रूप से अग्नि लीडर बोर्ड के शीर्ष 10 में होंगे। मोफान, क्या तुम सच में एक एक कदम नहीं उठाना चाहते? तुम 19वीं रैंक से शीर्ष 10 में पहुंचने वाले हो। तुम मुसीबत में पड़ने वाले हो। मोफान के इरादे के बारे में जानने के बाद एटूटू ने तुरंत सलाह दी। शीर्ष 30 में एक रैंक ऊपर आना बहुत मुश्किल है। 19 से 10 रैंक की तो बात ही छोड़िए। यहां कुल 9 फायर स्कूल पावर हाउस हैं। मुझे लगता है कि आपको पहले 15वीं रैंक से शुरुआत करनी चाहिए,
फिर उन्हें एक एक करके चुनौती देनी चाहिए। मुई नुजियाओ ने एड टूटू की तरह ही राय साझा की। उसे लगा कि मोफान बहुत आक्रामक हो रहा है। पिछले साल मुई नुजियाओ की ताकत आसमान छू गई थी। अब वह वुड स्कूल में 47वें स्थान पर थी और ऐसा लग रहा था कि वह जल्द ही और भी ऊंचे स्थान पर पहुंच जाएगी। मुई नुजियाओ ने सोचा कि वह पहले से ही बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि मोफान सीधे शीर्ष 10 को चुनौती देगा। शीर्ष 10, वो इसका वर्णन कैसे करे? वे राक्षसों का एक समूह थे। ये समय की बर्बादी है। जितनी जल्दी मैं शीर्ष 10 में आ जाऊंगा, उतनी जल्दी मुझे संसाधन मिल जाएंगे। शीर्ष 10 मुझे बहुत सारे सोल सीड पीस भी देंगे। तुम्हें पता है कि मैं अब कितना गरीब हूं। मोफन ने एक व्यंग्यात्मक चेहरा बनाया और लिटिल फ्लेम बेले को घूर कर देखा, जो अभी भी उसके बालों के साथ खेल रही थी। ये सच है। जहां तक मुझे पता है, शीर्ष 10 में जन्मजात प्रतिभा वाले लोग हैं। यदि आप वास्तव में उन्हें चुनौती देना चाहते हैं, तो आपको पता लगाना चाहिए कि उनके पास किस प्रकार की जन्मजात प्रतिभाएं हैं। मुई नुजियाओ ने मोफान को याद दिलाया जब उसे एहसास हुआ कि वह मोफान को रोक नहीं सकती। जन्मजात प्रतिभा, हम आपके दोहरे स्वाभाविक तत्वों के समान कुछ। भले ही यह आपके दोहरे जन्मजात तत्वों जितना प्रभावशाली नहीं है, लेकिन रैंक जितनी अधिक होगी, उनकी जन्मजात प्रतिभाएं उतनी ही मजबूत होंगी, मुई नुजियाओ ने कहा। मुई नुजियाओ की बातें सुनकर मो फैन को आखिरकार याद आया कि डोंग फैंग मिंग भी एक जन्मजात प्रतिभा था। स्टार पैटर्न बनाने की उसकी गति एक साधारण व्यक्ति की तुलना में दोगुनी थी। दुर्भाग्य से वह आदमी बहुत घमंडी था और अपनी जन्मजात प्रतिभा का पूरी क्षमता से उपयोग नहीं कर पाया। समाज में जन्मजात प्रतिभाएं बहुत दुर्लभ थीं। आमतौर पर जन्मजात प्रतिभा वाले जादूगर अन्य जादूगरों पर बहुत आगे होते थे, जब तक कि वे हतोत्साहित न हो। मोफान ने पहले कभी जन्मजात प्रतिभा वाले किसी व्यक्ति का सामना नहीं किया था, लेकिन दूसरी बार सोचने पर वह पर्ल इंस्टीट्यूट में था, जो देश का सबसे प्रसिद्ध जादू स्कूल है। अधिकांश जन्मजात प्रतिभाएं यहां एकत्रित हुई थीं। शीर्ष 10 में शामिल कई लोगों में जन्मजात प्रतिभा थी। कोई आश्चर्य नहीं कि लोग उसे बताते रहते थे कि शीर्ष 10 को पार करना सबसे कठिन है। जन्मजात प्रतिभा वाले लोगों को बस एक कदम आगे बढ़ने की जरूरत थी, और वे हमेशा आगे रहते थे। अगर वे बेहद मेहनती थे, तो दूसरे जादूगर उनसे कैसे मुकाबला कर सकते थे? मुई नुजियाओ जो कहना चाह रही थी, वह यह था कि मोफान अभी भी एक नया छात्र था। भले ही उसके पास एक असाधारण जन्मजात प्रतिभा थी, लेकिन उसे शीर्ष 10 छात्रों को चुनौती देने के लिए इतनी जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं थी। शीर्ष 10 में शामिल छात्र ज्यादातर पर्ल इंस्टीट्यूट के पुराने लोमड़ी थे, जिन्होंने कई सालों तक संस्थान के संसाधनों का दावा किया था। उनकी साधना पूरी हो चुकी थी, उनके उपकरण पूरे थे, और उनके पास 2 तत्वों के साथ आत्मा के बीज थे। वे मूल रूप से मध्यवर्ती जादूगरों के बीच अपराजेय थे। अगर वे जन्मजात प्रतिभा वाले किसी व्यक्ति से टकराते, तो उनके पास जीतने का कोई मौका नहीं होता। मो फैन की ताकत शैतानीकरण के बाद बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रही थी, साथ ही शैतानीकरण के बाद उनकी खेती का प्रतिगमन भी। मो फैन अब और समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे। उन्होंने अंततः फायर स्कूल के शीर्ष 10 में स्थान पाने वाले छात्रों को चुनौती देने का फैसला किया। मो फैन के चैलेंज देते ही पूरा फायर स्कूल बेचैन हो गया। खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। लोगों ने तुरंत मो फैन को एक नया उपनाम दे दिया, पागल दानव। नए छात्रों में म्यू न्यूजियाओ सबसे ज्यादा क्रूर थी। वह शायद नए छात्रों में से एकमात्र थी जिसने शीर्ष 50 में प्रवेश किया था। हालांकि ग्रेट डेमन की तुलना में म्यू न्यूजियाओ 40 स्थान पीछे थी। मोफैन, क्या तुम्हें इतना आक्रामक होना पड़ेगा? मैं अभी भी शीर्ष 200 में स्थान पर हूं। यदि आप शीर्ष 10 में स्थान पर होते, तो मैं झाओ मनयान अपना चेहरा कैसे बचा पाता? झाओ मनयान ने लंबे चेहरे के साथ चिल्लाया। मो फैन ने मजाक उड़ाते हुए कहा, आप जीवन भर शीर्ष 10 में नहीं रह पाएंगे। झाओ मनयान के पास किस प्रकार के तत्व थे? एक प्रकाश तत्व के साथ और दूसरा जल तत्व के साथ।
मो फैन को स्पष्ट रूप से याद था कि जो लोग स्कूल में दो तत्वों में से एक को जागृत करते थे, वे आमतौर पर छत पर समाप्त होते थे। मो फैन का मानना था कि अगर वे द्वंद्व युद्ध करते तो उनके लिए झाओ मन्यान को हराना मुश्किल होता, लेकिन नतीजा किसी और के लिए भी वही होता। वह तो बस एक कछुआ जादूगर था। उसे हराने का एकमात्र तरीका था उसकी ऊर्जा खत्म होने का इंतजार करना। सच तो यह है कि यह चमत्कार ही था कि उन्हें शीर्ष 200 में स्थान मिला। जिन लोगों को उन्होंने चुनौती दी थी, उनमें से कई लोग अवाक रह गए। झाओ मन्यान ने गर्व से कहा, मैं विश्व कॉलेज टूर्नामेंट में भाग लेने जा रहा हूं। मुझे रैंकिंग की परवाह नहीं है। क्या विश्व कॉलेज टूर्नामेंट मजेदार है? मोफैन ने पूछा। यह सिर्फ मनोरंजन नहीं है। एक बार आपका चयन हो जाने पर स्कूल आपको दुनिया भर में यात्रा करने के लिए प्रायोजित करेगा। इसे टूर्नामेंट से पहले प्रशिक्षण कहा जाता है। जरा सोचिए, हमारी टीम में न सिर्फ कुछ सुंदर और मजबूत लड़कियां हैं, बल्कि दुनिया भर में यात्रा करते समय हम अलग अलग जनजातियों की कई हॉट लड़कियों को भी देखेंगे। इसलिए भले ही हम वेनिस में लड़ाई हार जाए, फिर भी आप अपने पीछे एक किंवदंती छोड़ जाएंगे जो पूरी दुनिया में फैल जाएगी। झाओ मंटिंग ने अपने विचारों में पूरी तरह डूबे हुए कहा, दुनिया बोना। जब मोफन ने यह शब्द सुने तो उसका पूरा शरीर चमक उठा। झाओ मन्यान की दूरदर्शिता अच्छी थी। आखिरकार यह अपने देश की सुंदरियों को नुकसान पहुंचाने की कोई दीर्घकालिक योजना नहीं थी। दुनिया में अभी भी बहुत सी लड़कियां थीं जो वहां जाना चाहती थीं। स्वाद, मम्म मम। विश्व कॉलेज टूर्नामेंट वास्तव में रोमांचक था। ठीक है, तो फिर यह तय हो गया। चलो इसे विश्व कॉलेज टूर्नामेंट पे बनाते हैं। मोफैन और जाओ मन्यान तुरंत सहमत हुए। यदि किसी व्यक्ति के पास कोई आदर्श नहीं है तो वह नमकीन मछली से किस प्रकार भिन्न है? झाओ मन्यान से विश्व कॉलेज टूर्नामेंट के लाभों को सुनने के बाद मो फैन को लगा कि उसका चरित्र एक बार फिर से बेहतर हो गया है। विश्व कॉलेज टूर्नामेंट के लिए चयन बहुत सख्त है। हमारे पर्ल इंस्टीट्यूट में सीमित संख्या में ही स्थान है। आपको बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पहले से ही उम्मीदवार हैं। मुझे बस और ज्यादा मेहनत करनी होगी। अगर मैं इसमें असफल रहा तो मैं दुनिया का अनुभव नहीं कर पाऊंगा, झाओ मन्यान ने कहा। ओह, मैं तो लगभग भूल ही गया था। डीन जियाओ ने मुझे इसके बारे में बताया था। मो फैन को आखिरकार याद आया कि उसे पहले ही उम्मीदवार के रूप में चुन लिया गया था। उसके पास वर्ल्ड कॉलेज टूर्नामेंट से भागने का कोई रास्ता नहीं था। आपने हांगजो में प्लेग से बहुत कुछ सीखा है। मुझे इतनी अच्छी किस्मत क्यों नहीं मिली? आपको कामयाबी मिले, मो फैन ने हंसते हुए कहा। सिल्वर स्काइरुलर या ब्लैक टोटेम स्नेक, दोनों में से कोई भी उसे एक ही थप्पड़ से चकनाचूर कर सकता है। अगर ऐसा कुछ फिर हुआ तो मो फैन कभी भी इसमें शामिल नहीं होंगे। मौसम फिर से वही था। टी शर्ट और स्वेटर एक ही रंग के थे, जबकि चप्पलें और स्नो बूट हर जगह उड़ रहे थे। जब लोग सड़क किनारे एक दूसरे से टकराते थे तो वे सोचते थे कि एक मूर्ख है जबकि दूसरा मूर्ख है। ऐसे समय में किसी को एक तरह के आत्मविश्वास की आवश्यकता होगी जो दुनिया को अलग कर सके। चाहे दक्षिण में तेज धूप में बर्फबारी हो रही हो या उत्तर में ठंडी रातें, किसी को शांत और संयमित रहने की आवश्यकता होगी। शांत और संयमित इस हद तक कि अन्य प्रजातियां उनके पहनावे पर संदेह करें, शांत और संयमित इस हद तक कि वे अपने जीवन पर संदेह करें। मो फैन एक आत्मविश्वासी व्यक्ति था, न केवल इसलिए कि उसमें अग्नि तत्व था, बल्कि इसलिए भी कि मो फैन उसके लिए एक पोर्टेबल स्टोव की तरह था, या यहां तक कि उसके पिता की गर्म छोटी जैकेट की तरह। वह इतनी विचारशील थी कि उसने नाश्ते के स्टॉल के पैसे भी जला दिए जब मो फैन को इसके लिए भुगतान करना पड़ा। अब आप जा सकते हैं, मुझे आपकी याद है, नाश्ते की दुकान के मध्यम आयु वर्ग के मालिक ने गंभीर चेहरे के साथ मो फैन से कहा। मैं कल इसका भुगतान अवश्य करूंगा। मो फैन ने लिटिल फ्लेम बेले को एक हाथ में पकड़ते हुए माफी मांगी। मैं आज छुट्टी पर हूं। मैंने सुना है कि आप अग्नि तत्व रैंकिंग के शीर्ष 10 जादूगरों को चुनौती देने जा रहे हैं। आप मेरे बेटे को द्वंद्व युद्ध में भेज सकते हैं ताकि वह आपसे सीख सके, और मैं
आज मेरे स्टॉल में आग लगाने के लिए आपको माफ कर दूंगा, मालकिन ने हाथ में खाली करछुल पकड़े हुए कहा। इसकी जांच की है, डिंग यूमियन की जन्मजात प्रतिभा है, आय टूटू ने खिलखिलाकर कहा। मेरा प्रतिद्वंद्वी डिंग यूमियन है, मो फैन ने आश्चर्य से कहा। मुई नुजियाओ और ए टूटू ने जब उसका उद्गार सुना तो वे लगभग पागल हो गए। मुई नुजियाओ और ए टूटू ने अपनी बाकी की जिंदगी में कभी भी मोफान से बात नहीं करना चाहा। उस आदमी ने उनकी सलाह और मशविरा तक नहीं सुना। शीर्ष 10, शीर्ष 10, शीर्ष 10। वह फायर स्कूल के शीर्ष 10 में से किसी को चुनौती दे रहा था, किसी अनजान व्यक्ति को नहीं। क्या उस बेवकूफ मोफान ने चुनौती पत्र भेजने से पहले अपने प्रतिद्वंद्वी का नाम नहीं देखा था? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, हे। मोफन ने दोनों महिलाओं की प्रतिक्रिया देखकर तुरंत उन्हें सांत्वना दी। चलो चलते हैं, हम उसे उसके हाल पर छोड़ देते हैं। मुई नुजियाओ शायद गुस्से में थी। उसने ए टूटू को घसीट कर ले गई। हमने तुम्हारे लिए सभी तरह की जानकारी एकत्र कर ली है, बस एक लड़की द्वारा अपंग होने का इंतजार करो। ए टूटू ने भी मोफन पर कोई दया नहीं दिखाई। मोफान को अपनी गेंदों में दर्द महसूस हुआ। उसने चुनौती पत्र भेजते समय बस उस व्यक्ति का नाम लिखा था जिसे वह चुनौती दे रहा था। उसने यह देखने की भी जहमत नहीं उठाई कि 10वें स्थान पर कौन था। उसे उम्मीद नहीं थी कि फायर स्कूल की बेले शीर्ष 10 में एक प्रतिभाशाली होगी, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि उसने एक साथ 3 महिलाओं को नाराज कर दिया था। यह सब लिटिल फ्लेम बेले की गलती थी। हाल ही में उसका दिमाग खराब हो गया था। एक बच्चे की देखभाल करना कोई आम इंसान के बस की बात नहीं है। मुफान, मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम सिर्फ इसलिए महान नहीं हो क्योंकि तुमने पूरे फायर स्कूल को अकेले ही चुनौती दी है। शीर्ष 10 में रैंक करने वाले छात्रों की तुलना में 100 और उससे नीचे रैंक वाले छात्र पूरी तरह से अलग स्तर पर हैं। इसके अलावा डिंग यूनियन की ताकत उसकी वर्तमान रैंकिंग से बहुत अधिक है। अगर तुम उसे चुनौती दोगे तो तुम मर जाओगे। हुआंग जिंगली मोफान के पास गई और उसके सामने टेबल पर अपना हाथ पटक दिया। मैं तो बस कोशिश कर रहा हूं, मोफन ने रूखे स्वर में कहा। क्या आप इसे आजमाना चाहेंगे? आपको क्या लगता है हमारा डिंग यूनियन क्या है? एक परीक्षण विषय। ... मोफन अवाक रह गया। मोफान ने हुआंग जिंगली के गुस्से भरे चेहरे को देखकर अपना सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने आज 3.5 औरतों को नाराज कर दिया हो। जगह पर लोगों की भीड़ थी। आमतौर पर शीर्ष 10 छात्रों के बीच होने वाले मुकाबले में बहुत सारे दर्शक आते थे। यहां तक कि स्कूल के बाहर से जादूगर भी मुकाबले देखने आते थे। हालांकि प्रतियोगिता स्थल तक पहुंचने पर अक्सर प्रतिबंध होते थे और कोई भी व्यक्ति वहां प्रवेश नहीं कर सकता था। मो फैन बेहद मशहूर थे। उन्हें नए छात्रों के बीच सबसे लोकप्रिय व्यक्ति माना जाता था। न केवल उन्होंने न्यू स्टूडेंट कंपटीशन में रोवन डेमन की उपाधि प्राप्त की, बल्कि वापस आने पर उन्होंने पूरे फायर स्कूल को चुनौती भी दी। इसके अलावा उनके डबल इनेट एलिमेंट्स की खबर फैल चुकी थी, इसलिए कई लोगों को उनकी चुनौती में दिलचस्पी थी। दूसरी ओर डिंग यूनियन और भी प्रसिद्ध थी। वह न केवल फायर रैंकिंग में शीर्ष 10 प्रतिभाशाली लोगों में से एक थी, बल्कि वह पर्ल इंस्टीट्यूट की शीर्ष 10 सुंदरियों में से एक थी। चाहे वे कहीं भी गए हों, देश के लोगों को कुछ न कुछ ऐसा बनाना पसंद था जैसे कि 10 महान लोग, पर्ल इंस्टीट्यूट के 10 महान विशेषज्ञ, पर्ल इंस्टीट्यूट के 10 सुंदर पुरुष, पर्ल इंस्टीट्यूट की 10 सुंदरियां इत्यादि। न केवल डिंग यूनियन का नाम सूची में था, बल्कि अकादमी में हर कोई उसकी ताकत के बारे में जानता था। महान दानव राजा द्वारा अग्नि देवी को चुनौती दिए जाने की खबर बहुत पहले ही फैल चुकी थी। यहां तक कि नाश्ता करने वाली आंटी को भी इसके बारे में पता था। यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि पूरा अखाड़ा लोगों से भरा हुआ था। मोफन, तुम अंदर क्यों नहीं जा रहे हो? तुम आज शो के स्टार हो। अंदर बहुत सारे लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जब श्री क्यू युहुआ ने सुना कि मोफान परेशानी खड़ी कर रहा है, तो वे तुरंत देखने के लिए आ गए। हालांकि जब उन्होंने देखा कि मोफान अभी तक मैदान में नहीं आया है, तो उन्हें उत्सुकता हुई। मैं थोड़ी देर में जाऊंगा, मोफान ने जवाब दिया। ठीक है,
आज आपका प्रतिद्वंद्वी बहुत मजबूत है, बहुत बुरी तरह मत हारना। श्री क्यू युहुआ ने मोफान के कंधे को थपथपाया। श्री क्यू युहुआ के अखाड़े में प्रवेश करने के कुछ ही समय बाद मोफान लगभग 17 या 18 वर्ष की आयु के एक युवक को अखाड़े में ले गया। ऐसा लग रहा था कि युवक ने पहले कभी इतना बड़ा दृश्य नहीं देखा था। वह बहुत ही संयमित और उत्साहित लग रहा था। उसके पास बहुत सारे सवाल थे, लेकिन वह नहीं जानता था कि उन्हें कैसे पूछे। मैदान में प्रवेश करने के बाद मोफान को एहसास हुआ कि मैच देखने के लिए यहां और भी अधिक लोग मौजूद हैं। सीटें लगभग पूरी तरह भरी हुई थी। हर दिन चुनौतियां आम होती थीं, लेकिन छात्रों के बीच होने वाले ज्यादातर मुकाबले खाली होते थे। दर्शकों की संख्या इतनी कम होती थी कि जज की भूमिका सिर्फ एक छात्र ही निभाता था। हालांकि शीर्ष 10 छात्रों के लिए यह पूरी तरह से अलग था। दृश्य शानदार था। अगर सोचें तो शीर्ष 10 छात्रों को स्कूल के बाहर भी सम्मान दिया जाता था। रैंकिंग में कोई भी मामूली बदलाव हजारों लोगों का ध्यान आकर्षित कर सकता था। बाधा खड़ी कर दी गई थी। डिंग युमियान मोफान से ज्यादा चुनौती में दिलचस्पी रखती थी। वह पहले से ही मैदान के बीच में खड़ी थी। वह एक खूबसूरत सफेद गुलाब की तरह थी। वह शुद्ध और आकर्षक थी। उसके बाल एक बन में बंधे हुए थे जो उसकी छाती तक पहुंच रहे थे। यह अभी भी बहुत आकर्षक था। अगर मोफान को पता होता कि डिंग युमियन 10वें स्थान पर है, तो वह उसे छोड़कर सीधे 9वें स्थान को चुनौती देता। खूबसूरत महिलाओं में एक खास आभा होती है जो लोगों को कमजोर कर देती है। मोफान एक ऐसा व्यक्ति था जो महिलाओं के साथ कोमल व्यवहार करना जानता था। चूंकि वह मजबूत बनना चाहता था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से इस पहलू से प्रभावित नहीं होना चाहता था। दिलचस्प बात यह है कि डिंग युमियान मोफान के विचारों को समझने में सक्षम थी। उसका पीला चेहरा दृढ़ संकल्प से भरा हुआ था। उसने मोफान से कहा, बेहतर होगा कि तुम अपनी पूरी ताकत लगाओ। मोफन को आश्चर्य हुआ। क्या उसके चेहरे पर भाव स्पष्ट थे, या फिर यह हो सकता है कि वह महिला बहुत चौकस थी? जब मैच शुरू हुआ तो मोफान को आखिरकार इसका कारण पता चल गया। महिला के लिए उसका डर जल्द ही दूर हो गया। उसके चेहरे पर एक सख्त भाव था। मानसिक प्रभाव। डिंग युमियन अविश्वसनीय गति से स्टार ऑर्बिट खींच रहा था। उसके विशेष मानसिक प्रभाव ने मोफान के दिमाग पर बिजली की चमक की तरह प्रहार किया जब जज की आवाज अभी भी शोरगुल वाले क्षेत्र में गूंज रही थी। मोफैन मूल रूप से फैल को जब्त करने के लिए चौथे स्तर की लाइटनिंग स्ट्राइक का उपयोग करना चाहता था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका प्रतिद्वंद्वी उससे भी तेज होगा। उसके दिमाग में जो आध्यात्मिक झटका पहुंचा था, उसने सीधे स्टार पात के उसके चित्रण को बाधित कर दिया, जिससे वह 1 या 2 सेकंड के लिए स्तब्ध रह गया। मानसिक तत्व, मुझे चो दो, मोफन ने शाप दिया। मोफन ने कुछ समय पहले ही मानसिक तत्व की शक्ति का अनुभव किया था। उसे आश्चर्य हुआ कि जैसे ही उसने शीर्ष 10 छात्रों को चुनौती दी, उसे तुरंत एक शक्तिशाली मानसिक जादूगर का सामना करना पड़ा। एक शक्तिशाली साइकिक जादूगर के बारे में सबसे डरावनी बात उनकी कास्टिंग गति थी। यदि साइकिक इंपैक्ट किसी भी अन्य जादूगर के मंत्र से तेज होता, तो जादूगर कभी भी प्रभावी जादू नहीं कर पाता। मोफैन एक क्रूर बल जादूगर था। उसके बुनियादी मंत्र उत्कृष्ट थे, जिससे वह अपने साथियों के बीच अपराजेय बन गया। हालांकि अगर वह स्टार ऑन ऑर्बिट और स्टार पैटर्न बनाने में असमर्थ था, तो वह मूल रूप से अपंग था। स्विफ्ट स्टार। मानसिक प्रभाव। भेड़िया, भेड़िया, हे भगवान! मोफान को असहज महसूस हुआ। वह जादू न कर पाने की त्रासदी को कम करने के लिए स्विफ्ट स्टार वुल्फ को बुलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके पास बेसिक समनिंग स्पेल डालने का मौका भी नहीं था। इस बार उन्होंने अपनी भूमिका को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया था। मोफान को एहसास हुआ कि पहले से विवरण न जानना उसके लिए कितनी बेवकूफी थी। हालांकि अगर डिंग युमियन, जिसके पास दूसरा साइकिक तत्व था, को विवरण पता होता, तो वह कम हैरान और शर्मिंदा होती। मोफान को नहीं पता था कि साइकिक जादूगर के खिलाफ क्या करना है। डिंग युमियन स्टार ऑनर्बिट बनाने में बहुत तेज थी। वह उन्हें आसानी से बना लेती थी।
मोफान स्टार ऑनरबिट भी नहीं बना पाता था, स्टार पैटर्न तो दूर की बात है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह लड़की उसके विचारों को पढ़ने में सक्षम थी। वह ज्यादातर समय अपराजेय थी, क्योंकि उसका मानसिक तत्व उसका दूसरा तत्व था। आग की मुट्ठी। डिंग यूमियन ने मोफैन को अपना जादू चलाने का कोई मौका नहीं दिया। उसने फायर एलिमेंट स्टार पैटर्न को पूरा करने का मौका लिया, जबकि मानसिक प्रभाव अभी भी जादूगर के दिमाग में था। उसके बाल डिंग यूमियन के माथे के सामने आ गए। द्वंद्व युद्ध के मैदान के केंद्र से लेकर अवरोध के किनारे तक एक तेज गर्मी फैल गई। डिंग यूमियन के चीखने के बाद उसकी कलाई पर आग की लपटों का एक विशाल घेरा इकट्ठा हो गया। मोफान पर फायरी फिस्ट फेंका गया। इसने एक बहुत बड़े क्षेत्र को कवर किया, उसके कुछ दर्जन मीटर के दायरे में। फायरी फिस्ट इतना बड़ा कैसे है? मोफन आश्चर्यचकित था। वह डींग यूमियन से लगभग 100 मीटर दूर था। आमतौर पर एक फायरी फिस्ट की 100 मीटर की रेंज केवल 20 मीटर के व्यास वाले क्षेत्र तक ही फैलती है। हालांकि मो फैन को एहसास हुआ कि फायरी फिस्ट बहुत बड़ी थी। भले ही इसका व्यास 40 मीटर न हो, फिर भी यह एक सामान्य फायरी फिस्ट से बहुत ज्यादा चौड़ी थी। उसके पास अपने पैरों से हमले से बचने का कोई रास्ता नहीं था। मोफैन के पास ब्लड टैबी को सक्रिय करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने ब्लड टैबी से जमीन पर जोर से वार किया और झुलसती हुई फियरी फिस्ट उस पर गिर पड़ी। फियरी फिस्ट की धार अभी भी मोफैन को जलाने में कामयाब रही। मोफैन दर्द से कराह उठा। वह अग्निमुट्ठी से बचने में सफल रहा, लेकिन जब उसने मुड़कर 40 मीटर व्यास वाले जलते हुए गड्ढे को देखा तो उसका माथा पसीने से भर गया। तो यह उसकी जन्मजात प्रतिभा है। उसके अग्नि तत्व मंत्र की सीमा एक साधारण जादूगर की तुलना में लगभग दोगुनी है। मोफान आश्चर्यचकित था। अब वह डींग यूमियन को कम आंकने की हिम्मत नहीं कर सकता था। हालांकि उसके लिए इसे गंभीरता से लेना बेकार था। डींग यूमियन की लड़ाई शैली का कोई मतलब नहीं था। जब तक ब्लड बीस्ट बूट सक्रिय थे, मोफैन के पास अभी भी चकमा देने के लिए जगह थी। लेकिन एक बार ब्लड बीस्ट पावर गायब हो जाने के बाद उसके लिए फायरी फिस्ट से बचना मुश्किल हो जाएगा। फायरी फिस्ट 9 हॉल्स। डिंग यूमियन आमतौर पर एक नाजुक जल लिली की तरह थी, लेकिन जब वह लड़ती थी तो उसकी आभा विस्मयकारी और आक्रामक होती थी। उसने मोफान को सांस लेने का बिल्कुल भी मौका नहीं दिया। इस समय उसका स्टार एटलस एक बार फिर से तैयार हो गया था और स्टार एटलस की रूपरेखा उसके पैरों के नीचे पहले से ही देखी जा सकती थी। 9 महलों की भयानक शक्ति को जगाने के लिए उसे बस कुछ अंतिम स्पर्शों की आवश्यकता थी। साइकिक पल्स आखिरकार मो फैन के दिमाग से गायब हो गई। हालांकि जब तक वह अपने मंत्र फिर से डाल पाता, तब तक डिंग यूमिंग का स्टार पैटर्न लगभग पूरा हो चुका था। अब उसके पास इंटरमीडिएट स्पेल डालने के लिए पर्याप्त समय नहीं होगा। मोफान के पास सिर्फ बेसिक स्पेल डालने का समय था। ये देखते हुए कि डिंग यूमियन की फायरी फिस्ट 9 हॉल्स लगभग पूरी होने वाली थी, मोफान ने अपनी शैडो एलिमेंट क्षमता का इस्तेमाल किया। अब वह सुरक्षित स्थान पर छिपने के लिए केवल भागती हुई छाया का उपयोग कर सकता था। नहीं, मैं इस त्रुप के पत्ते का इस्तेमाल नहीं कर सकता, भले ही मैं हार जाऊं। मोफन ने लोगों के सामने अपनी छाया तत्व क्षमता का उपयोग करने का विचार छोड़ दिया। उसने अपनी सबसे तेज गति का उपयोग करके समनिंग तत्व का स्टार एटलस बनाया। आयामी आह्वान, स्विफ्ट स्टार वुल्फ। मोफन के सामने चांद जैसे सफेद 7 तारे दिखाई दिए। जब तारे आपस में जुड़े तो विमान में एक दरार पड़ गई। दरार से एक शानदार भेड़िया बाहर कूद पड़ा। उसकी शानदार नीली फर गर्मी की लहर में नाच रही थी। चिल्लाना बंद करो, भागो! मोफन ने स्विफ्ट स्टार वुल्फ पर चिल्लाया, जो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने वाला था। स्विफ्ट स्टार वुल्फ अभी अभी धरती पर आया था, इसलिए उसे स्थिति समझ में नहीं आई। हालांकि जब उसने देखा कि कुछ ही दूरी पर एक महिला अपनी मुट्ठी भर फायरी फिस्ट को जमीन पर पटक रही है, और जब उसे एहसास हुआ कि उसके पैरों के नीचे की जमीन इतनी हिंसक है कि वह सब कुछ नष्ट कर सकती है, तो वह तुरंत भाग गया। टकराना! आग के खंभे सामान्य 9 महल की आग की मुट्ठी से दोगुने मोटे थे। जब वे जमीन से उठे
तो आग की लपटें बेतहाशा भड़क उठीं। फायरी फिस्ट, नाइन पैलेस एक विनाशकारी मंत्र था जिसका प्रभाव क्षेत्र बहुत बड़ा था। आग के 9 खंभे स्टेडियम के आधे हिस्से को कवर करने के लिए पर्याप्त थे। डींग यूमियन की जन्मजात प्रतिभा के साथ रिंग के शीर्ष पर बैठे दर्शक केवल विशाल मंच को एक चमकदार लाल नरक में बदलते हुए देख सकते थे। उन्हें अपने पैर रखने के लिए भी जगह नहीं मिल रही थी। आओ, आओ! स्विफ्ट स्टार वुल्फ ने मोफन को अपनी पीठ पर उठा लिया और आवारा कुत्ते की तरह भाग गया। वह जलती हुई लपटों से दर्द से कराह रहा था। सौभाग्य से स्विफ्ट स्टार वुल्फ एक बेहद फुर्तीला प्राणी था। यह अभी भी लपटों और आग के खंभों के बीच कुछ अंतराल खोजने में सक्षम था। मोफैन का स्विफ्ट स्टार वुल्फ को अपने पास मौजूद एकमात्र बेसिक स्पेल के रूप में इस्तेमाल करने का निर्णय एक बुद्धिमानी भरा फैसला था। अन्यथा वह फायरी फिस्ट 9 हॉल्स को चकमा नहीं दे पाता, जिसका प्रभाव क्षेत्र दोगुना था। अगर इस लड़के में जन्मजात दोहरा तत्व नहीं होता तो वह यह राउंड हार जाता। दर्शक स्टैंड पर हुआंग जिंगली ने असंतोष के साथ कहा। समन तत्व के बिना मोफान को वास्तव में एक निराशाजनक स्थिति में मजबूर होना पड़ा। इस बात की बहुत संभावना थी कि वह इस वजह से हार जाएगा। इस बीच मोफैन, जो गर्मी से दर्द से कराह रहा था, को आखिरकार एहसास हुआ कि फायर लीडर बोर्ड पर शीर्ष 10 कितने भयानक थे। उसे सांस लेने का भी समय नहीं मिला, इससे पहले कि आभा उस पर पहाड़ की तरह टूट पड़ती। फोकस नेकलेस, मुझे एक बार उसके सोल इंपैक्ट से बचाने में सक्षम होना चाहिए। डिंग यूमियन को इसके बारे में पता नहीं होना चाहिए। मुझे उसके खिलाफ जीतने के लिए एकमात्र मौका पकड़ना होगा। मोफन का चेहरा धूल से ढका हुआ था, लेकिन वह घबरा नहीं रहा था क्योंकि उसने कई लड़ाइयों का अनुभव किया था। डिंग यूमियन के खिलाफ अपने कई तत्वों का इस्तेमाल करना उसके लिए मुश्किल था। सौभाग्य से डीन जियाओ ने उसे फोकस नेकलेस दिया था, जो उसे एक बार साइकिक एलिमेंट से बचाने में सक्षम था। फोकस नेकलेस मोफान का सबसे बड़ा त्रुप का पत्ता था। उसे अपने प्रतिद्वंद्वी को एक ही चाल में हराने के लिए कोई योजना बनानी थी। अन्यथा अगर वह फोकस नेकलेस से डिंग यूमियान को गंभीर नुकसान पहुंचाने में विफल रहा तो उसके पास आत्मसमर्पण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मुझे लगता है कि मैं इसे केवल खींच सकता हूं और डिंग यूमियन को उसकी कमजोरी प्रकट करने की प्रतीक्षा कर सकता हूं। मेरे पास अभी भी मेरी मदद करने के लिए स्विफ्ट स्टार वुल्फ है। मोफन ने खुद से सोचा। स्विफ्ट स्टार वुल्फ के शरीर पर जलने के निशान थे। उसकी चोटें हल्की नहीं थीं और यहां तक कि उसकी दौड़ने की गति भी बहुत कम हो गई थी। हालांकि स्विफ्ट स्टार वुल्फ अभी भी मोफान के लिए समस्या का समाधान कर सकता है। आखिरकार डिंग यूमियान का सोल इंपैक्ट एक जंगली राक्षस भेड़िए के खिलाफ बहुत प्रभावी नहीं था। स्विफ्ट स्टार वुल्फ, उसे व्यस्त रखो, मोफन ने आदेश दिया। स्विफ्ट स्टार वुल्फ ने एक कदम आगे बढ़ाया। जल जाने के बाद वह गुस्से में था। वह डिंग यूमियान से कुछ वापस पाना चाहता था। डिंग यूमियान स्विफ्ट स्टार वुल्फ के हमले से अप्रभावित थी। उसने अचानक अपनी आंखें बंद कर लीं और उसके पैरों के नीचे एक स्टार मैप जल्दी से खींच लिया गया। लिंगी, शांत करो! डिंग यूमियन ने अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखें शरद ऋतु के पानी की तरह साफ थीं। एक कोमल लहर जो किसी के दिल में बहती हुई प्रतीत होती थी, स्विफ्ट स्टार वुल्फ की चिड़चिड़ी आंखों में संचारित हो गई। स्विफ्ट स्टार वुल्फ धनुष से छोड़े गए तीर की तरह तेजी से आगे बढ़ा, हवा के साथ चलते हुए। जब डिंग यूमियन ने पहला साइकिक रिपल डाला तो स्विफ्ट स्टार वुल्फ की गति धीमी नहीं हुई। हालांकि उसकी आंखों में संदेह की झलक दिखी। दूसरी मानसिक तरंग स्विफ्ट स्टार वुल्फ पर छा गई। उसकी आंखों में क्रूर भाव की जगह स्पष्टता की झलक ने ले ली। जब तीसरी साइकिक रिपल उस पर आई तो स्विफ्ट स्टार वुल्फ की गति धीमी हो गई। इसकी आभा आधी हो गई। इस बीच स्विफ्ट स्टार वुल्फ डिंग यूमियान के सामने आ गया था। तभी चौथी साइकिक रिपल उसके ऊपर से गुजरी। स्विफ्ट स्टार वुल्फ की क्रूर आभा समाप्त हो गई। यहां तक कि उसके पंजे भी जमीन पर गिर गए थे, जिन पर वह हमला करने वाला था। अच्छा लड़का! डिंग यूमियान ने अपना हाथ बढ़ाया
और स्विफ्ट स्टार वुल्फ की गर्दन के चारों ओर बिखरे बालों को सहलाया। स्विफ्ट स्टार वुल्फ अब खूंखार जानवर नहीं रहा, वह हस्की बन गया था। उसने अपनी लंबी जीभ बाहर निकाली, मानो उसे सहलाए जाने का आनंद आ रहा हो। एक तरफ जाकर खेलो, डिंग यूमियान ने स्विफ्ट स्टार वुल्फ से धीरे से कहा। स्विफ्ट स्टार वुल्फ आश्चर्यजनक रूप से आज्ञाकारी था। उसने अपनी कड़ी पूंछ हिलाई और खुद ही बैरियर के किनारे भाग गया। वह युद्ध के मैदान के किनारे पर बैठा था और एक विशाल स्लेज कुत्ते की तरह विनम्र था। केवल एक चीज की कमी थी, वह थी उसकी गर्दन पर एक कॉलर। यह देखकर मोफैन का चेहरा ठंडा पड़ गया। क्या यह वास्तव में युद्ध पागल और आक्रामक समन बीस्ट स्विफ्ट स्टार वुल्फ था? जब वे बहती रेत नदी पर थे तो शिनक्सिया हर समय साइकिक रिपल स्पेल का जाप कर रही थी। मोफैन को पहले से ही लगता था कि साइकिक स्पेल पागलपन है, फिर भी उसे उम्मीद नहीं थी कि यह इतना पागलपन होगा। वह वास्तव में उसके क्रूर बुलाए गए जानवर को एक विनम्र कुत्ते में बदलने में कामयाब रही। क्या आप थोड़ा और परिपक्व हो सकते हैं? मोफैन अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने जल्दी से स्विफ्ट स्टार वुल्फ को समन बीस्ट में वापस ले लिया। वह चिंतित था कि अगर डींग यूमियन ने उसे मोहित करना जारी रखा तो स्विफ्ट स्टार वुल्फ पलटकर उसे काट लेगा। सौभाग्य से डींग यूमियन डेमोनेस की तरह एक उन्नत जादूगर नहीं था। अगर साइकिक स्पेल ने स्विफ्ट स्टार वुल्फ पर माइंड कंट्रोल डाला तो स्विफ्ट स्टार वुल्फ निश्चित रूप से उसे धोखा देगा। स्विफ्ट स्टार वुल्फ का सवाल ही नहीं उठता था। मोफैन को अपना सारा ध्यान फोकस नेकलेस पर लगाना था। यह उनकी जीत की एकमात्र गारंटी थी। फायरी फिस्ट 9 हॉल्स डिंग यूमियन पागल थी जब उसने अपनी मुट्ठी जमीन पर पटक दी। उसकी आग की लपटों के 9 ज्वलंत उग्र ड्रैगन स्तंभ, ज्वलंत भूरी लपटें, पूरे द्वंद्व युद्ध मैदान की यूमियन आग। हल्की भूरी लौ कोई खास मजबूत अग्निबीज नहीं थी। यह गुलाब की लौ जितनी शक्तिशाली नहीं थी, लेकिन डिंग यूमियन की जन्मजात प्रतिभा बहुत भयानक थी। मोफैन के पास बचने का कोई मौका नहीं था। बूम! मोफैन के पैरों के नीचे से अचानक एक अग्नि स्तंभ फूट पड़ा। मोफैन पहले ही अग्नि स्तंभ की सीमा से बाहर भाग चुका था, फिर भी वह समय पर उस विशाल स्तंभ पर प्रतिक्रिया नहीं कर सका। जब उसे एहसास हुआ कि वह अभी भी 9 हॉल क्षेत्र में खड़ा है, तो अग्नि स्तंभ ने उसे हवा में उछाल दिया। मोफैन ने दर्द से चीखते हुए कहा कि वह आग की लपटों में घिरा हुआ था। उसके ऊपरी शरीर के कपड़े पूरी तरह जल गए थे, जिससे उसकी त्वचा दिखाई दे रही थी, जो आग की लपटों से बुरी तरह जल गई थी। मोफैन आसमान से नीचे गिर पड़ा, उसका सिर घूम रहा था। 9 हॉल को जमीन पर जलता देख मोफैन एक अमर कॉकरोच की तरह अपने पैरों पर खड़ा हो गया और मुंह में खून थूक दिया। डींग यूमियन आश्चर्य से मोफैन को देखता रहा। आप अभी भी इस तरह की स्थिति में खुद को बचाने के लिए अपने उपकरणों का उपयोग कर रहे हैं? डिंग यूमियान ने मोफैन से पूछा। यह बताना मुश्किल था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि मोफैन के सोल सीड में अग्नि तत्व के प्रति अधिक प्रतिरोध था, या 3 तत्वों वाले व्यक्ति की उत्कृष्ट काया थी। आमतौर पर अधिकांश जादूगर आग के इतने बड़े खंभे से टकराने के बाद अपंग हो जाते, लेकिन मोफैन फिर भी अपने पैरों पर खड़ा होने में सक्षम था। मोफैन ने मुस्कुराते हुए पूछा, अगर आप मेरा शरीर देखना चाहते हैं तो मैं कैसे मना कर सकता हूं? चिकनी बात करने वाले, अगर आप अगली बार अपने उपकरण का उपयोग नहीं करते हैं तो आप 1 महीने में अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाएंगे, डिंग यूमियान ने ठंडे स्वर में कहा। मोफैन अपनी जगह पर खड़ा हो गया और स्टार पैटर्न बनाना शुरू कर दिया। 2 चमकीले लाल तारा कक्ष जल्दी से आपस में जुड़ गए, जिससे पूरे अग्नि पैटर्न की रूपरेखा बन गई। अनगिनत तारे धीरे धीरे आसपास दिखाई दिए और जब प्रकाश चमका तो तारों की एक चमकदार रेखा ने उन्हें एक साथ जोड़ दिया। यह बेकार है। डिंग यूमियन को पता था कि मोफैन अपनी बुद्धि के अंत पर था। सच तो यह है कि अगर मोफैन ने अपना कवच पहन भी लिया होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वह अपने जादू नहीं चला सकता था और कवच से उसे बस कुछ समय ही मिल पाता। डिंग यूमियन को पता था कि मोफैन ने हार मान ली है जब उसने उसे ऐसे समय में स्टार पैटर्न बनाते देखा। वह केवल तारों की कक्षाएं ही बना पाई क्योंकि वह देखना चाहती थी
कि मो फैन क्या कर रहा है, तारों का पैटर्न बनाना तो दूर की बात थी। डिंग यूमियन ने चौथा स्टार पैटर्न बनाया था। वह नहीं चाहती थी कि मो फैन आगे बढ़े। साइकिक स्टार ऑर्बिट लगभग तुरंत ही पूरा हो गया। एक सोल शॉक हवा में फैल गया, जिससे एक विशेष बिजली का बोल्ट निकला जो नग्न आंखों से अदृश्य था। यह तेजी से मो फैन की ओर उड़ गया। मो फैन का शरीर बिल्कुल ठीक था, लेकिन उसकी आध्यात्मिक दुनिया में, नेबुला दुनिया को, तुरंत एक बड़ा झटका लगा। सितारे जो तेजी से खुद को व्यवस्थित कर रहे थे, बिजली के बोल्ट से मारे जाने के बाद अपनी जान बचाने के लिए भाग गए। जादूगर के आदेशों को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। केंद्र। उसी समय मो फैन की छाती के सामने लटके हीरे के आकार के हार से अचानक नीली चमक निकली। नीली चमक जादूगर के दिमाग में प्रवाहित हुई। इसने मानसिक हमले से बचाव के लिए आध्यात्मिक दीवार नहीं बनाई, बल्कि जादूगर के दिमाग के सबसे गहरे हिस्से में प्रवेश करके उसका ध्यान मजबूत किया। साइकिक शॉक जादूगर के दिमाग में बिजली के झटके से ज्यादा कुछ नहीं था, जिससे जादूगर अपने दिमाग पर नियंत्रण खो देता था। हालांकि फोकस नेकलेस जादूगर के फोकस को मजबूत करने में सक्षम था। इसने दर्द को कम नहीं किया, लेकिन जादूगर की सहन शक्ति को बढ़ा दिया। स्टार्स डर के मारे भागने लगे। हालांकि मो फैन ने तुरंत ही और भी मजबूत नियंत्रण का इस्तेमाल करते हुए भाग रहे सभी स्टार्स को जबरदस्ती वापस पकड़ लिया। पांचवीं स्टार ऑनर्बिट पूरी होने से पहले ही स्टार पैटर्न लगभग टूट गया था, लेकिन फोकस नेकलेस ने आखिरी क्षण में इसे रोक दिया। पांचवीं स्टार ऑनर्बिट सफलतापूर्वक पूरी हो गई थी और छठी स्टार ऑनर्बिट खींची जा रही थी। एक फोकस जादुई उपकरण। डिंग यूमियन को आखिरकार समझ में आ गया कि मो फैन ने उसके सामने स्टार पैटर्न बनाने की हिम्मत क्यों की। उसके लिए एक और साइकिक शॉक डालना बहुत देर हो चुकी थी। इसके अलावा साइकिक शॉक जादूगर के फोकस को बाधित करने में सक्षम नहीं हो सकता था। अब जवाबी लड़ाई की बारी मेरी है। मो फैन का शरीर एक चमकदार लाल लौ में लिपटा हुआ था। यह इतनी तेज थी कि उसके आसपास की हवा भी जल उठी। गुलाब की लौ, आग की मुट्ठी, मोफन की फायरी फिस्ट। 9 हॉल्स का क्षेत्र स्पष्ट रूप से डिंग यूमियान की तुलना में छोटा था, फिर भी यह बहुत अधिक मजबूत था। आग की लपटों का उच्च तापमान बैरियर पर चढ़ गया, जिससे नीला बैरियर थोड़ा कांपने लगा। दर्शक स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे कि मंच के बीच में हिंसक जादूगर द्वारा नियंत्रित गुलाब की लौ कितनी गर्म और उन्नति थी। डिंग यूमियन अब फायरी फिस्ट 9 हॉल्स में पीछे नहीं रह गई। उसके शरीर को नरम कवच के टुकड़ों द्वारा तुरंत सुरक्षित किया गया था। कवच नीले रंग का था और इसकी सामग्री चिकनी और नरम थी। यह जंगली जानवरों की त्वचा और हड्डियों से नहीं बना था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे इसे किसी तरह के पौधे से परिष्कृत किया गया हो। डिंग यूमियन के कवच में स्पष्ट रूप से कोई अग्नि प्रतिरोध नहीं था, शायद इसलिए क्योंकि वह एक अग्नि जादूगर थी। वास्तव में यह आग के खिलाफ प्रभावी नहीं लग रहा था। मोफन के डबल के बाद डिंग यूमियन के अग्नि तत्व को 5 से गुणा किया गया। जब गुलाब की लपटों ने अपनी क्षति को 5 गुना बढ़ा दिया, तो डिंग यूमियान के पास मंच के किनारे पर जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मोफान डिंग यूमियन की ताकत से अच्छी तरह वाकिफ था। उसे आखिरकार पलटवार करने का मौका मिला। वह डिंग यूमियन को एक और सोल इंपैक्ट डालने का मौका नहीं देगा। जब फायरी फिस्ट 9 हॉल्स अभी भी सक्रिय था और फोकस नेकलेस अभी भी काम कर रहा था, मोफैन ने एक स्टार पैटर्न बनाना शुरू कर दिया। मोफैन के चारों ओर बैंगनी काले रंग की बिजली की चमक तेजी से टिमटिमा रही थी, जिससे एक विचित्र तारा पैटर्न बन गया। क्यानजुन, वज्रपात, जंगली हमला। बिजली का सितारा पैटर्न अभी भी डिंग यूमियन के पैरों के नीचे था, फिर भी जंगली बिजली पहले से ही उसके ऊपर इकट्ठा हो गई थी। हवा में एक बहुत बड़ा तूफानी बादल तैर रहा था। बादल में अजगरों की तरह बिजली चमक रही थी। जैसे ही मोफान ने अपनी उंगली आगे की ओर उठाई, बैंगनी काले रंग की बिजली की चमक अंतरिक्ष में फैल गई और डिंग यूमियान पर भयंकर रूप से टूट पड़ी। टकराना के अंजुन के साथ एक शक्तिशाली शॉकवेव भी आई। बिजली के आर्क्स के गिरते ही पूरा इलाका कांपने लगा। बैंग बैंग बैंग। और भी बिजली की किरणें
डिंग यूमियान के कवच और जिस जमीन पर वह खड़ी थी उस पर गिरी। जमीन टुकड़ों में बिखर गई और हवा में बिखर गई। डिंग यूमियन के पास कोई मूवमेंट स्पेल नहीं था। वह खुद को बचाने के लिए केवल अपने मैजिक आर्मर और मैजिक शील्ड पर भरोसा कर सकती थी। हालांकि थर्ड टियर इंटरमीडिएट लाइटनिंग स्पेल फायरी फिस्ट 9 हॉल्स से ज्यादा शक्तिशाली था, खासकर जब इसे डिंग यूमियन जैसे किसी एक लक्ष्य पर निशाना बनाया गया था। यहां तक कि जब बिजली उसके ऊपर गिरी तो उसका मैजिक आर्मर भी टुकड़ों में बिखर गया। जंगली बिजली के आर्क ने डिंग यूमियन के आसपास के इलाके को बिजली के क्षेत्र में बदल दिया। डिंग यूमियन का शरीर सुन्न और कमजोर हो गया क्योंकि उसे खुद का बचाव करने के लिए मजबूर होना पड़ा। हवा में बिजली चमकने लगी। कोने में स्थित द्वंद्व युद्ध का मैदान पूरी तरह से नष्ट हो गया। डिंग यूमियन का शरीर उसकी ढाल और कवच की सुरक्षा में कांपने लगा। उसका जादुई कवच पहले से ही मो फैन की फायरी फिस्ट 9 हॉल्स के सामने शक्तिहीन था। जब उसे शक्तिशाली भेदने वाली, विस्फोट करने वाली और कंपन करने वाली बिजली का सामना करना पड़ा तो वह और भी अधिक अभिभूत हो गया। डिंग यूमियन के शरीर का नाम यूमियन था। यूमियन, अब तुम अपना बचाव नहीं कर सकते। मो फैन ने एक कदम आगे बढ़ाया। बिजली की किरणें जंगली अजगरों की तरह उसके चारों ओर तैर रही थीं। मो फैन के एक ही आदेश पर बिजली के अजगर डिंग यूमियन पर झपट पड़ते। डिंग यूमियन के टूटे हुए कवच के पास बिजली के चाप को रोकने का कोई मौका नहीं था। आप फोकस नेकलेस का उपयोग करने के बजाय आग की लपटों से गंभीर नुकसान उठाना पसंद करेंगे। आप मुझे मारने के लिए सही अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं, डिंग यूमियन ने भारी सांस लेते हुए कहा। भयंकर, अत्याचारी। डिंग यूमियान की मो फैन के बारे में यही धारणा थी। बिजली और अग्नि तत्व के दोहरे साधक मो फैन बस विनाश की मशीन थे। वे विस्फोटक मंत्र के साथ फायरी फिस्ट, 9 हॉल्स और उससे भी अधिक भयानक थंडरबोल्ट स्ट्राइक्स का इस्तेमाल करने में सक्षम था। बिजली आग से भी ज्यादा अनुचित थी। डिंग यूमियन के पिछले प्रतिद्वंद्वी मो फैन जितने आक्रामक नहीं थे, इसलिए उसका कवच हल्का और मुलायम था ताकि उसे बैठे बैठे बत्तख की तरह निशाना न बनाया जा सके, क्योंकि उसके पास कोई मूवमेंट स्पेल नहीं था। आमतौर पर महंगा मैजिक आर्मर आमने सामने की लड़ाई में प्रतिद्वंद्वी के पूर्ण शक्तिशाली हमलों का सामना करने में सक्षम होता है। दुर्भाग्य से मैजिक आर्मर एक जादूगर के हमलों का सामना करने में असमर्थ था, जो क्रूर बल में माहिर था। एक बार मो फैन ने अपनी चाल चल दी तो डिंग यूमियन के पास कोई मौका नहीं होगा। इंटरमीडिएट लेवल में 2 सबसे मजबूत विनाशकारी मंत्र। आह, अगर डिंग यूमियन का कवच भारी और भारी होता तो मो फैन द्वंद्व हार जाता। इतने सारे अगर कैसे हो सकते हैं? जीत तो जीत है। द्वंद्व का नतीजा तय हो चुका था। मो फैन को ज्यादातर समय निष्क्रिय रूप से पीटा जा रहा था। वह या तो साइकिक शॉक के कारण अपने स्टार पैटर्न को तोड़ रहा था या डिंग यूमियन की लपटों से जल रहा था। दुर्भाग्य से डिंग यूमियन का दूसरा तत्व मानसिक तत्व था, जिसका अर्थ है कि उसके हमले अपेक्षाकृत सरल थे। वह थोड़े समय में मो फैन को हराने में सक्षम नहीं होगी, क्योंकि उसके पास मजबूत अग्नि प्रतिरोध था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मो फैन, जो असहाय होने का नाटक कर रहा था, ने द्वंद्व युद्ध के अंत में अचानक फोकस मैजिक टूल का इस्तेमाल किया। फिर उसने डिंग यूमियन की रक्षा को तुरंत नष्ट करने के लिए बिजली और आग दोनों का इस्तेमाल किया। यहां तक कि डिंग यूमियन को भी लगा कि उसने द्वंद्व युद्ध जीत लिया है। फिर भी वह अंत में हार गई। मो फैन के पास पलटवार करने का केवल एक मौका था, लेकिन उसे केवल एक मौके की जरूरत थी। मो फैन जीत गया। वेई रोंग ने जोर से द्वंद्व युद्ध का परिणाम घोषित किया। भीड़ तुरंत आश्चर्य में चिल्ला उठी। उनमें से ज्यादातर नए छात्र थे। मुनुजियाओ को नए छात्रों में सबसे ऊपर स्थान मिला था और उसने अभी अभी शीर्ष 50 की दहलीज पार की थी। दूसरी ओर मो फैन ने दानव राजा के रूप में अपने नाम को सार्थक किया। उसने शीर्ष 10 में स्थान पाने वाले एक राक्षस को मार डाला था। सभी ने डिंग यूमियन की ताकत देखी थी। अगर वे खुद को उसकी जगह रखते तो ये तथाकथित इंटरमीडिएट जादूगर एक भी जादू करने से पहले ही हार जाते। भले ही वे फोकस मैजिक टूल से पलटवार कर सकें,
लेकिन वे मोफैन जैसे इंटरमीडिएट जादूगरों में सबसे मजबूत हमला करने में सक्षम नहीं होंगे। वास्तव में मोफैन, जिन्होंने द्वंद्व जीता था, ने राहत की लंबी सांस ली। अगर उसने पिछले महीने अपने लाइटनिंग नेबुला को तीसरे स्तर तक अपग्रेड नहीं किया होता तो वह द्वंद्व हार जाता। मेरी लपटें छिपकर काम करती हैं, इसे लो और आग से छुटकारा पाओ। डींग यूमियन ने थोड़ी देर आराम किया और थोड़ा ठीक हो गई। फिर उसने मोफैन को एक हल्के भूरे रंग का पोषण फेंका। यह उसकी लपटों के रंग जैसा था। मोफैन का शरीर घावों से भरा हुआ था। दूसरी ओर डींग यूमियन को कमजोर दिखने के अलावा कोई घाव नहीं था। धन्यवाद। मोफैन ने औषधि ली और उसे एक ही घूंट में पी गया। डींग यूमियन ने उसकी ओर देखा और सोच में खो गया। मोफैन को लगा कि लड़की उसके लापरवाह व्यवहार से आकर्षित हुई है। इस तथ्य का उल्लेख नहीं करना चाहिए कि वह टॉपलेस था और अपने संपूर्ण शरीर को दिखा रहा था। उसने तुरंत एक ऐसी मुस्कान पेश की जो उसे लगा कि हजारों लड़कियों को आकर्षित कर सकती है। डिंग यूमियान एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। फिर उसने एक समान हल्के भूरे रंग का पोषण निकाला और कहा, यह बाहरी उपयोग के लिए है। आह, आ, ओ, इतना जोर से नहीं, इतना जोर से नहीं। मोफन की चीखें और चीखें अस्पताल में काफी देर तक गूंजती रहीं। बाई मेई ने मोफान को फिर से चेक किया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उसे कोई छिपी हुई चोट तो नहीं है। फिर उसने उसे साफ कपड़े पहनने को कहा। डिंग यूमियन ने, जो औषधि तुम्हें दी है वह बुरी नहीं है। यह आग को बुझा सकती है, लेकिन तुम्हारे शरीर पर जलन के निशान बहुत गंभीर हैं। तुम्हारी त्वचा बहुत मोटी है। कोई भी दूसरा जादूगर होता तो अब तक बेहोश हो गया होता, बाई मेई ने कहा। मोफान ने कहा, शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं इतना जल चुका हूं कि मेरा शरीर इसके प्रति प्रतिरक्षित हो गया है। शायद। मिस्टर बाईमेई, क्या आप मेरे बेकार बुलाए गए जानवर का भी इलाज कर सकते हैं? यह भी घायल है। मैं पशु चिकित्सक नहीं हूं, बाईमेई ने उदास चेहरे के साथ कहा। 10वां स्थान लेने के बाद मो फैन को लगा कि वह किसी स्कूल का तानाशाह बनने वाला है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे नए थे या पुराने। वे सभी उसका चेहरा पहचानते थे। उनमें से कुछ ने दूरी बनाए रखी, जबकि उनमें से कुछ उसके करीब आने की कोशिश कर रहे थे। मोफान को एक घमंडी और निरंकुश सीनियर के रूप में लेबल किया गया था, जबकि नए छात्रों के बीच मोफान की प्रतिष्ठा बहुत अधिक थी। वह नए छात्रों के बीच लगभग नेता था। आखिरकार मोफान ने नए छात्रों की ओर से शीर्ष 10 में स्थान हासिल किया था। नए छात्रों को मुख्य परिसर में आने पर पुराने लोमड़ियों द्वारा धमकाया जाता था। या तो उन्हें नियम नहीं पता थे या वे अनुभवहीन थे। उनके संसाधन उनसे छीन लिए जाते थे। मोफन के कार्यों से नए छात्रों को बहुत लाभ हुआ था। छात्र भी गुटों में बटे हुए थे। मोफान किसी गुट से नहीं था, इसलिए बहुत से लोग मोफान की तरफ हाथ बढ़ा रहे थे। जब भी वह बैठता तो उसके बगल में बैठे लोगों को उसे मनाना पड़ता। सौभाग्य से बहुत से लोगों को पहले से ही पता था कि मोफान किसी गुट से संबंधित नहीं था। मध्यम स्तरीय गुट स्थिति पर नजर रख रहे थे, जबकि प्रसिद्ध कबीले और गुट मोफान के साथ प्रतिस्पर्धा करने में बहुत आलसी थे। जब उन्हें पता चला कि वह म्यू कबीले की लड़की के साथ रह रहा था। हालांकि शांतिपूर्ण दिन ज्यादा दिनों तक नहीं टिके। कुछ ताकतवर गुटों ने मोफान से संपर्क साधना शुरू कर दिया। किसी ने इस बात का फायदा उठाया कि मोफान शीर्ष 10 में जगह बनाने में कामयाब हो गया था और घोषणा कर दी कि मोफान को विश्व कॉलेज टूर्नामेंट के प्रतिनिधियों में से एक के रूप में चुना गया है। मोफान, जो हाल ही में सुर्खियों में था, एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गया। मोफान को एक घमंडी और निरंकुश सीनियर के रूप में लेबल किया गया था, जबकि नए छात्रों के बीच मोफान की प्रतिष्ठा बहुत अधिक थी। वह नए छात्रों के बीच लगभग नेता था। आखिरकार मोफान ने नए छात्रों की ओर से शीर्ष 10 में स्थान हासिल किया था। नए छात्रों को मुख्य परिसर में आने पर पुराने लोमड़ियों द्वारा धमकाया जाता था। या तो उन्हें नियम नहीं पता थे या वे अनुभवहीन थे। उनके संसाधन उनसे छीन लिए जाते थे। मोफन के कार्यों से नए छात्रों को बहुत लाभ हुआ था। छात्र भी गुटों में बंटे हुए थे। मोफान किसी गुट से नहीं था,
इसलिए बहुत से लोग मोफान की तरफ हाथ बढ़ा रहे थे। जब भी वह बैठता तो उसके बगल में बैठे लोगों को उसे मनाना पड़ता। सौभाग्य से बहुत से लोगों को पहले से ही पता था कि मोफान किसी गुट से संबंधित नहीं था। मध्यम स्तरीय गुट स्थिति पर नजर रख रहे थे, जबकि प्रसिद्ध कबीले और गुट मोफान के साथ प्रतिस्पर्धा करने में बहुत आलसी थे जब उन्हें पता चला कि वह म्यू कबीले की लड़की के साथ रह रहा था। हालांकि शांतिपूर्ण दिन ज्यादा दिनों तक नहीं टिके। कुछ ताकतवर गुटों ने मोफान से संपर्क साधना शुरू कर दिया। किसी ने इस बात का फायदा उठाया कि मोफान शीर्ष 10 में जगह बनाने में कामयाब हो गया था और घोषणा कर दी कि मोफान को विश्व कॉलेज टूर्नामेंट के प्रतिनिधियों में से एक के रूप में चुना गया है। मोफान, जो हाल ही में सुर्खियों में था, एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गया। आप जैसे किसी व्यक्ति को प्रतिनिधियों में से एक के रूप में चुना जा रहा है। आइए इस बारे में बात न करें कि दूसरे संस्थानों के विशेषज्ञ आपको कैसे प्रताड़ित करेंगे, यहां तक कि आपके अपने संस्थान के लोग भी आपको बुरी तरह पीट सकते हैं। तो यह वही प्रतिनिधि है जिसे प्रतिनिधियों में से एक के रूप में चुना गया है। वह तो इतना प्रभावशाली भी नहीं दिखता है ना? मोफैन अपने कानों में राक्षसों और दानवों की आवाजें सुनकर परेशान हो गया। वह वास्तव में उस कमीने की पिटाई करना चाहता था जिसने खबर लीक की थी। हालांकि इससे यह भी पता चला कि यह स्थान कितना महत्वपूर्ण था। इस स्थान के लिए एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने वाले विशेषज्ञ और एक दूसरे से ईर्ष्या करने वाले लोग दोनों ही विश्व कॉलेज टूर्नामेंट में बेहद दिलचस्पी रखते थे। दोबारा सोचने पर यह समझ में आया, वर्ल्ड कॉलेज टूर्नामेंट का आयोजन 5 महाद्वीपों के जादू संघों द्वारा किया गया था और इसे दुनिया भर के प्रसिद्ध गुटों द्वारा आयोजित किया गया था। पुराने जादूगर टूर्नामेंट के परिणामों के आधार पर खुद का मूल्यांकन करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि इससे दुनिया पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। लेकिन युवा जादूगर भावुक और दृढ़ थे। इस तरह हर साल का वर्ल्ड कॉलेज टूर्नामेंट बेहद रोमांचक और आकर्षक होता था। दुनिया के शिष्य अपने संस्थानों में अपना नाम बनाने की कोशिश में अपना दिमाग खपा रहे थे। हालांकि चाहे उन्होंने कितनी भी कोशिश की हो, चाहे उन्हें सितारों का कितना भी समर्थन मिला हो, यह वर्ल्ड कॉलेज टूर्नामेंट में भाग लेने की तुलना में कुछ भी नहीं था। भले ही वे केवल स्थानापन्न ही क्यों न हो, जिस कबीले से वह स्थानापन्न संबंधित था वह समृद्ध होगा, और जिस गुट से वह स्थानापन्न संबंधित था वह ऊंचे स्थान पर पहुंचेगा। आमतौर पर गुट मोफान को सिर्फ इसलिए महत्व देते थे क्योंकि उसने स्कूल में बेहतरीन प्रदर्शन किया था। लेकिन जब मोफान के वर्ल्ड कॉलेज टूर्नामेंट के प्रतिनिधियों में से एक चुने जाने की खबर फैली तो वह तुरंत चर्चा का विषय बन गया। चाहे यह सच हो या झूठ, हर गुट उसे पकड़ने के लिए दृढ़ संकल्प था। इस तरह स्कूल के लोग उससे ईर्ष्या करते थे, जबकि स्कूल के बाहर के लोग उसे शांति की पेशकश करते थे। मोफान सिर्फ एक शांत सुंदर आदमी बनना चाहता था। किसी भी तरह मोफान को बाद में ही पता चला कि प्रवर्तन संघ के प्रमुख तांगझोंग उन लोगों में से एक थे जिन्होंने विश्व कॉलेज टूर्नामेंट के लिए उम्मीदवारों की सूची तय की थी। तांग्यू ने उल्लेख किया था कि वह मोफान को एक उपहार देने जा रही थी। उसे अपने दादा तांगझोंग से पता चला था कि प्रवर्तन संघ के प्रमुख ने मोफान की सिफारिश की थी। संयोग से चूंकि मैजिक पैलेस के प्रमुख अभी अभी सेवानिवृत्त हुए थे, इसलिए यह विकल्प काउंसिलमैन जूमेंग को दिया गया। मैजिक पैलेस के काउंसिलमैन के रूप में जूमेंग के पास पहले से ही एक वोट था। इस तरह मैजिक पैलेस के प्रभारी व्यक्ति, जिसे मोफान ने कई बार डांटा था, के पास 2 वोट थे। आमतौर पर जब सूची में शामिल किसी छात्र को 4 वोट मिल जाते थे तो यह निश्चित हो जाता था कि उसका चयन हो जाएगा। टैंगझोंग ने मोफान को 1 वोट दिया था, जबकि काउंसिलमैन जूमेंग ने ब्लैक टोटेम स्नेक की हत्या के लिए मोफान को दोनों वोट दिए थे। 3 वोटों के साथ मोफान को मूल रूप से उम्मीदवारों में से एक के रूप में चुना गया था। जब विश्व कॉलेज टूर्नामेंट शुरू होने वाला था, देश के शीर्ष छात्र नामांकन के लिए अभी भी कड़ी प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। हालांकि जब उन्हें पता चला
कि किसी का चयन पहले ही हो चुका है तो उनके चेहरे पर आश्चर्य की लकीरें उभर आईं। उदाहरण के लिए डोंग फैंग ली को ही लें, जो फायर रैंकिंग में पहले स्थान पर थे। उन्हें अभी तक नामांकन नहीं मिला था। मोफान का जन्म एक साधारण पृष्ठभूमि में हुआ था। उसे वर्ल्ड कॉलेज टूर्नामेंट में शामिल होने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसलिए जब उसे डीन जाओ से पता चला कि वह वर्ल्ड कॉलेज टूर्नामेंट के लिए एक घोटाला बनने जा रहा है, तो उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। अंततः उन्हें एहसास हुआ कि विश्व कॉलेज टूर्नामेंट के लिए स्थान सुरक्षित करना कितना हास्यास्पद था, क्योंकि विश्व कॉलेज टूर्नामेंट के लिए चयन प्रक्रिया बहुत तेजी से चल रही थी। मोफान, जो अभी भी उच्च रैंकिंग प्राप्त करने की कोशिश कर रहा था, को अचानक इतना उच्च सम्मान दिया गया। उसे खुशी नहीं हुई, बल्कि उसे बहुत चिंता हुई। हालांकि वह एक ऐसा व्यक्ति था जो चीजों को वैसे ही लेता था जैसे वे आती थीं। वह बाहर के शोर शराबे की परवाह किए बिना अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित करता था। डिंग यूमियन को हराने के बाद, जो शीर्ष 10वें स्थान पर था, अब उसके पास हर महीने 7 दिनों के लिए 3 स्टेप टॉवर में खेती करने का मौका था। उसका समनिंग एलिमेंट अभी भी पहले स्तर पर था, इसलिए उसके पास लिटिल फ्लेम बेले को खिलाने के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं थी। एक बार जब लिटिल फ्लेम बेले मजबूत हो गई, तो क्या मोफान अब भी उन लोगों से डरेगा जो उससे ईर्ष्या करते थे और उसे उकसाते थे? वह लिटिल फ्लेम बेले को किसी भी ऐसे व्यक्ति को काटने दे सकता था जो उससे सहमत नहीं था। उसने उन्हें बिगाड़ दिया था। अपने विकास पर ध्यान केंद्रित करने और खुद को सुधारने के बजाय वे केवल तीखी जुबान बोलना जानते थे। मो फैन को इस बात की परवाह नहीं थी कि उसके आसपास क्या चल रहा है। अभी वह सिर्फ स्कूल में रहना चाहता था और अपनी खेती बढ़ाना चाहता था। स्कूल में बहुत से लोग पहले से ही एडवांस लेवल हासिल करने से आधे कदम दूर थे, जबकि उसे अभी एडवांस लेवल तक पहुंचना बाकी था। उसे एडवांस जादूगर बनने और मजबूत एडवांस मंत्रों में महारत हासिल करने में कितना समय लगेगा? तो इसी के साथ सीजन 7 का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। दोस्तों, तो जल्दी से सब्सक्राइब करो इस चैनल को, ताकि आपको नए वीडियो की अपडेट जल्द से जल्द मिल सके, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और वीडियो को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।